हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.23 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम का टू फाइंड आई नॉट करंट को मालूम करने के लिए। तो असल में सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कोई भी सर्किट है तो उसके अंदर जितने सोर्सेज लगे होते हैं उनका कुछ ना कुछ किरदार होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ कह लें कि आउटपुट में या तो इंक्रीज़ ला रहे होते हैं या डिक्रीज़ ला रहे होते हैं। तो सुपरपोजिशन असल में ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो, आप वन बाय वन यानी कि किसी बारी बारी एक एक सोर्स को ऑन करके अपने आउटपुट के ऊपर जो इफेक्ट पा रहा है उसको कैलकुलेट करके ओवरऑल जब आप सबका इफेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, उन सबको अगर जमा करोगे तो आपको टोटल आउटपुट हासिल हो जाएगी। ये सुपरपोजिशन कहता है। तो यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, एट अ टाइम किसी एक सोर्स को ऑन रखना होगा। वोल्टेज सोर्स होता है और करंट सोर्स होता है। बच्चों ये दो किस्म के सोर्सेज होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आपके सामने तीन करंट सोर्सेज हैं इस सर्किट के अंदर, तीनों करंट सोर्सेज हैं मतलब। तो बच्चों जब आप यानी कि एक को ऑन रखोगे बाकी दो को फिर इसका मतलब शट डाउन करना पड़ेगा। तो जब करंट सोर्स को शट डाउन किया जाता है ना तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है। ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करने की वजह से कह लो उसकी वायर होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपन सर्किट कुछ लाइक दिस इस तरह का होता है जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो उस वायर के वजूद यानी कि अगर उसको ड्रा कर भी दिया जाए तो वो ना होने के बराबर होती है। तो लिहाजा आप उसको ड्रा ही ना किया करो जब वो यानी शॉर्ट वायर जो होती है, शॉर्ट सर्किट वाली जो वायर होती है, ठीक है। जबकि आपका जो होता है ना वोल्टेज सोर्स, जब वो शट डाउन होता है तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है, यानी बस उसकी कह लो गैर मौजूदगी हो जाती है, यानी जैसे वहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा ही नहीं था वैसे कुछ हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको समझानी थी यहाँ पे। अब हम बारी बारी करके एक एक यानी कि सोर्स को ऑन रखेंगे और आई नॉट को कैलकुलेट करते जाएंगे उसके पार्ट को। तो सबसे पहले नंबर पे बच्चों मैं 4 मिली एम्पेयर का ये वाला सोर्स ऑन रखने वाला हूँ। जब ये दोनों शट डाउन होंगे तो क्या होगा जी, ये वाली वायर भी सर्किट के अंदर से ख़त्म हो जाएगी, ये वाली वायर भी ऐसे सर्किट में से ख़त्म हो जाएगी। इसको ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको ड्रा करके आपको बताता हूँ सर्किट को, नए यानी कि जो नया सर्किट बनने वाला है इसको पावर ऑन रखते वक्त। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने सर्किट आपके सामने ड्रा कर दिया है। 4 मिली एम्पेयर के सोर्स को पावर ऑन रख के बाकी दोनों शट डाउन है। तो देखो 6 मिली एम्पेयर की यहाँ से वायर रिमूव हो गई है, क्योंकि वो एज आ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करने लग पड़ा पावर ऑफ होने की वजह से। ये भी जब शट डाउन हुआ तो ये भी एज आ ओपन सर्किट के तौर पे करंट सोर्स वर्क करने लगा। तो डेट्स वाई उसकी वायर भी होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको भी मैंने रिमूव कर दिया और बाकी सर्किट देखें एज इट एज ड्रा कर दिया गया। तो अब यहाँ पे जो बच्चों आई नॉट जनरेट होगी ना वो वाली करंट होगी, यानी कि ये उस करंट का उतना हिस्सा होगा जो इस करंट सोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है। यहाँ इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा इसकी वैल्यू में, यानी कि ये एग्जैक्ट आई नॉट की वैल्यू नहीं होगी। डेट्स वाई हम इसको आई नॉट नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे आई नॉट प्राइम, ठीक है जी। ऐसे ही हम वन बाय वन सारे सोर्सेज ऑन रख के आई नॉट के हिस्से मालूम करके आखिर में उन सबको जमा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ये सारा असल में प्रोसीजर होता है। तो ये अब मेरे पास सर्किट बन गया। अब मैं कैसे आई नॉट को मालूम करूँ, ये मेरी सोच में आ रहा था। तो बच्चों मैंने जो फैसला किया वो ये फैसला किया कि यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी मुझे आसान लग रही है यहाँ पे इनके अंदाजे से। तो देखें नोडल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहले आपको पता क्या करना होता है, नोड आइडेंटिफाई करना होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो बाइनरी नोड होता है, और जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हायर नोड होता है, और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है हमारे लिए अपना सरफेस नोड। हम बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता होता है। तो लिहाजा सबसे पहले नंबर पे देखें, ये मेरे पास एक नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की और एक इस रजिस्टर की, टोटल 3 वायर्स। तो ये हायर नोड है। बाइनरी नोड हमने कंसिडर नहीं करना, यानी जहाँ पे दो दो चीज़ों की वायर अटैच हो रही है उसको कंसिडर नहीं करना। तो ये मेरा पहला नोड हो गया। यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर दूंगा जो कि नोडल एनालिसिस का मेथड है असल। उसी तरह से ये मेरे पास देखें एक सरफेस नोड है, यहाँ पे तीन चीज़ों की बजाय चार चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रजिस्टर्स हैं और एक इस करंट सोर्स की वायर अटैच है। तो ये दूसरा नोड हो गया। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तीनों रजिस्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब बच्चों ये तीसरा नोड है। एक नोड को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी वहाँ पे 0 वोल्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता। डेट्स वाई इसको करना पड़ेगा हमें ग्राउंड। तो मैंने ग्राउंड लगा दिया, ठीक है जी। तो टोटल 3 ही नोड थे जो जिनमें से एक सरफेस नोड, एक दो हायर नोड थे। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखते हैं कि आई नॉट प्राइम की क्या इक्वेशन बनती है। देखें आई नॉट प्राइम की इक्वेशन बनाने के लिए
यानी हमने इसको मालूम करना है ना, पहले आउटपुट ही देखी जाती है, आउटपुट के लिए हमें क्या दरकार है, फिर उस तरह से हम मालूम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उस वेरिएबल को। तो देखें आई नॉट प्राइम जो है वो इस नोड में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। आगे जाके वो जिस नोड में एंटर करती है उसके वोल्टेज लिखने होते हैं, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में होती है वो बटे में लिख दी जाती है। ये होता है लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो ये यहाँ से लीव हुई, इसी वजह से आ गया V2 माइनस, फिर जाके इस नोड में एंटर हुई तो ये आगे आगे इसके वोल्टेज और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया। तो ये इसका फार्मूला जो कि हमें बता रहा है मुझे V2 की वैल्यू चाहिए होगी I0 को मालूम करने के लिए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है बच्चों, दोनों नोड्स के ऊपर KCL लगाओ, ये जिनके वेरिएबल्स हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ और इनको सॉल्व करो। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1, यानी कि हम किरचॉफ करंट लॉ लगाने लगे हैं नोड 1 के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उन सब की हमने करंट लिखनी है। और बच्चों किरचॉफ करंट लॉ कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। दैट्स वाई बच्चों हम क्या करते होते हैं, इज इक्वल टू की एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो मैं हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता होता हूँ। तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बच्चों देखो, ये मेरा नोड है ना जिसके ऊपर KCL लगने लगा है, तो इसके घेरे में ये वाली वायर है, ये वाली है, ये वाली है। इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, इस वायर की करंट का नहीं पता, यानी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं लिविंग करंट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, यानी कि इनके ऊपर लिविंग करंट फार्मूला लगा के लिविंग करंट मालूम कर लूँगा इन वायर्स में। तो पहले मैं इस वायर की करंट मालूम करने जा रहा हूँ। देखिए लिविंग करंट फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो बच्चों मैं इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ। तो जिस नोड में से हमने जिस नोड के ऊपर KCL लगा रहा है वहीं से हमने बच्चों करंट लीव करवाने होते हैं। यहाँ से मैंने जब करंट को लीव करवाया उसी वक्त यानी इस नोड के वोल्टेज आगे आ गया माइनस, जैसे यहाँ पे हमने लगाया था। तो V1 माइनस यहाँ से ये करंट लीव करती हुई जाके एंटर कर गई देखो ग्राउंड नोड में। नोड टू नोड मूवमेंट लाजमी होनी चाहिए लिविंग करंट फार्मूले में। तो ये जाके ग्राउंड नोड में एंटर हुई तो ये आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 2K है। इसी तरह से आपके पास इस वायर की भी करंट आएगी। देखिए यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त आ गया V1 माइनस। तो लिहाजा करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके इस नोड में एंटर हुई तो इस नोड के वोल्टेज आगे आ गए और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि है 4K। ठीक है जी। तो अब देखें एक ही वायर बची है जो कि जिसकी करंट हमें पता है, जो कि 4 मिली है एंटरिंग करंट, एंटर कर रही है इस नोड के अंदर। तो वो लिखी जाएगी इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे, क्योंकि एंटरिंग करंट्स इस साइड पे लिखी जाती हैं राइट हैंड साइड पे और लिविंग करंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन एक साइड पे एक टाइप की करंट्स होनी चाहिए। ठीक है जी। आप चाहे जिस मर्जी साइड पे जो सी मर्जी करंट रख लो। मेरा बस तरीकाकार यह है कि L से लेफ्ट शुरू होता है, इसी तरह से L से लिविंग शुरू होता है। डेट्स वाई मैं इस साइड पे लिखता होता हूँ इनको। अब इसका एलसीएम देखें 4K आ रहा है, 4K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देंगे तो इनके बटे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस इक्वेशन को 4K के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 4K। ठीक है, जैसे आपने साइड पे मेंशन कर देना। यहाँ पे जब 4K ज़रब हुआ, किलो किलो से कैंसिल, 2 एक बार तो 2 बार 4, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे जब 4K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, ऊपर वाले वेरिएबल एज इट एज आ गए। इसके साथ जब 4K ज़रब होगा किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 बार 16 बन जाएगा। अब इसकी एक इक्वेशन आपके पास आ रही है, देखें 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब इसी तरह से हम नोड 2 के ऊपर KCL लगाएंगे। तो देखें नोड 2 के घेरे में टोटल 4 वायर्स हैं, चारों की हमने करंट्स लिखनी है। पहले नंबर पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लिविंग करंट्स पहले लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, यानी कि जिस वायर की करंट का नहीं पता उसको मालूम कर लेता हूँ लिविंग करंट फार्मूले से। तो बच्चों जिस नोड के ऊपर KCL लगा रहे हैं वहीं से हमने करंट लीव करवाना है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ इस वायर में, यानी इस वायर की करंट लिखने के लिए। तो जब मैंने इस वायर में से करंट को लीव करवाया इस नोड में से, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिखे और आगे माइनस लिखते हैं। यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके V1 में एंटर हुई तो V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि है 4K। इसी तरह से मैं इस वायर की भी लिविंग करंट फार्मूले से करंट लिख लेता हूँ, क्योंकि ये एक अननोन वैल्यू है, इसको हम मेंशन नहीं कर सकते, हमें उसी फार्मूले से लिखनी होगी। तो यहाँ से मैंने करंट को लीव करवाया, उसी वक्त आ गया V2 माइनस, जाके 0 में एंटर हुई तो V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 12, तो 12 के बटे में आ गया। इसी तरह से इस वायर की भी हम लिखेंगे। तो देखें इस वायर में भी लिविंग करंट फार्मूला ही लग रहा है, V2 माइनस जाके करंट लीव हुई, जाके 0 में एंटर, V2 माइनस 0 और बटे में 4K। और बच्चों देखो जो लास्ट हमारे पास एक वायर बची है वो भी एक लिविंग करंट है, इसमें से बाहर जा रही है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है जो कि 4 मिली है। तो वो यही इसी साइड पे आ जाएगी, या लेफ्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे एंटरिंग करंट्स आती हैं जो कि यहाँ पे है ही कोई नहीं इस नोड के लिए, तो उस साइड पे आ जाएगा 0। अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है 12K। 12K से हम पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 12K। तो यहाँ पे जब इसके साथ 12K ज़रब हुआ, किलो किलो से कटा, 4 एक बार 4, 3 बार 12, 3 ऊपर ज़रब खा गया। यहाँ पे 12K ज़रब हुआ तो पूरे का पूरा कट गया, ऊपर वाला नंबर एज इट एज आ गया V2। यहाँ पे 12K ज़रब हुआ, फिर से 4 एक बार 4, 3 बार 12, 3 ऊपर ज़रब खा गया। इसके साथ जब 12K ज़रब हुआ तो देखो क्या हो रहा है, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, 12 4 बार आ जाएगा 48।
ठीक है। तो प्लस 48 यहाँ पे ये आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन बना लें उसी तरह से, यानी कि स्टेप वाइज पहले V1 का वेरिएबल जो कि 3V1 है माइनस 3V1, फिर V2 के 3 1 3 3 3 6 और ये 7 इज़ इक्वल टू माइनस 48 उधर जाके हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों इन दोनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, और कैलकुलेटर की मदद से इनको सॉल्व कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता कि कैसे मैट्रिक्स फॉर्म के थ्रू इनको सॉल्व किया जाता है कैलकुलेटर की मदद से, वो जाके हमारी एग्जांपल 3.1 की वीडियो देख सकते हैं। उस पर हमने पूरा तरीका बयान किया हुआ है कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी, और पुट कैसे किया जाता है। पहले नंबर पर इन वेरिएबल्स के साथ जो जो कॉन्स्टेंट लिखे हैं वो साइन समेत आ जाएंगे दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है जी। फिर इनके वेरिएबल्स आएंगे कॉलम वाइज, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन में देखें 16, दूसरी इक्वेशन में माइनस 48 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको V1 और V2 की वैल्यू बताता हूँ। तो लें जी, मेरे पास ये देखें, इस तरह से कैलकुलेटर आपको वैल्यूज़ दे देगा अगर आप वो मेथड समझ लें। तो V1 की वैल्यू आ रही है 3.5, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V1 हमारे पास आ रहे हैं 3.5 वोल्ट, V2 हमारे पास आ रहे हैं माइनस 5.3 वोल्ट। अब ये हम वहाँ पे पुट कर लेंगे उस इक्वेशन में, I0 प्राइम मालूम हो जाएगा। I0 प्राइम यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, देखें I0 प्राइम इज़ इक्वल टू था V2/12 के। V2 की वैल्यू आई है माइनस 5.3, डिवाइड इसको करेंगे 12 से, तो मैं देखता हूँ कितनी वैल्यू आती है कैलकुलेटर की मदद से। माइनस 5.3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है माइनस 0.44, ठीक है जी, माइनस 0.44। और ये आपके सामने किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है जब ये वाला करंट सोर्स एक्टिवेट था। अब मैं कौन सा करंट सोर्स एक्टिवेट करूं, ये वाला करूंगा, ठीक है जी। बाकी दो जब क्या होंगे, शट डाउन होंगे, तो ये वाली वायर्स बीच में से रिमूव हो जाएंगी। तो अभी आपके सामने मैं इनको ड्रा करता हूँ नए सर्किट को। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये मैंने सर्किट बनाया 6 मिली एम्पेयर के सोर्स को एक्टिवेट रख के। तो देखें ये वाली वायर भी बीच में से रिमूव हो गई है, ये भी रिमूव हो गई है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे थी और वो यहाँ पे थी, दोनों रिमूव हो गई। तो अब जो I0 यानी कि हम सेकंड नंबर पे मालूम करें, ये भी I0 का कुछ हिस्सा, तो इसको कह देते हैं I0 डबल प्राइम, ठीक है जी, यानी कि दूसरा उसका बाकी का हिस्सा। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएं, ये भी थोड़ा ना यार कह लें कि टिपिकल लग रहा है। लूप एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तब भी मुश्किल नज़र आता है। नोडल एनालिसिस की टेक्निक ही यहाँ पर भी लगती हुई दिखाई दे रही है, यानी वो यहाँ पर ईजी लग रही है। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक नोड ही बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, यानी टोटल 2 नोड्स तो बनेंगे, लेकिन एक ग्राउंड हो जाएगा ना, यानी कि सिर्फ एक के ऊपर KCL लगाने की मदद से ही हमारा काम डन हो जाएगा। आप ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे ये मेरे पास एक सरफेस नोड बन रहा है जहाँ पे आके 4 चीज़ों की वायर अटैच हैं। एक इस रजिस्टर की, एक वो तो सेंटर में यानी कि बाइनरी नोड बनेगा ना, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एक कॉमन पॉइंट है जो कि बाइनरी नोड बनता है, जिसे हमने कंसीडर ही नहीं करना। तो यहाँ पे असल में टोटल 4 चीज़ों की वायर अटैच हैं। 3 रजिस्टर्स की है, देखिए 4 का, ये वाला 4 और ये वाला 12, ये 3 ये हो गए और ये चौथी वायर हो गई। तो ये 4 चीज़ें वायर अटैच हैं। तो ये यहाँ पे सरफेस नोड बन रहा है, जिस यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेंगे V3 के नाम से, क्योंकि आगे हम V2 तक वोल्टेज ले चुके हैं नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगा के प्रीवियस सर्किट में। तो यहाँ पे V3 के नाम से ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों, एक ये मेरे पास यहाँ पे नीचे सरफेस नोड बन जहाँ पे ये वाली वायर भी आके अटैच है, इस चीज़ की भी वायर अटैच है और इस चीज़ की भी यहीं पे कॉमन वायर अटैच है टोटल, और ये चौथी वायर अटैच है। तो टोटल 4 वायर्स अटैच है। इसको हमें करना पड़ेगा इस नोड को ग्राउंड, बिकॉज वही बात है कि यार एक नोड को ग्राउंड नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये होल नीचे वाला नोड ग्राउंड हो गया। अब V3 को मालूम कर लें तो I0 डबल प्राइम मालूम हो जाएगी। देखें कैसे, क्योंकि I0 डबल प्राइम का फार्मूला आपके सामने मैं बना के दिखाने लगूँ। I0 डबल प्राइम इज़ इक्वल टू वही बात, जहाँ जिस नोड में से लीव करी है वो वाले नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया। यहाँ से लीव करके देखें ऐसे बाहर निकल रही है ना, तो इसी वजह से इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया और आगे जाके एंटर करती है 0 में। तो V3 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में वो है 12 के, ये आपके पास फार्मूला बन गया V3/12 के। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करेंगे KCL। बच्चों आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड 3, क्योंकि अब आपका नोड नंबर 3 बनता है। वहाँ पे आपने 2 नोड्स ले लिए थे प्रीवियस शेप में, इस शेप में आपका चाहे ये नोड नंबर 1 है, लेकिन आपने जो वोल्टेज का नाम दिया ना V3, उस लिहाज से हम इसको नोड नंबर 3 ही कंसिडर करेंगे। आपने यहाँ पे लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3, यानी कि हम KCL लगाने लगे नोड 3 पे। तो पहले मैं बच्चों लिविंग करंट्स इस साइड पर पहले नंबर पर लिखना चाहूँगा। वही बात, जिस वायर के ऊपर रजिस्टर है उनकी करंट्स मुझे मालूम करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले नंबर पर मैं ये वाली वायर की करंट लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा, इस नोड में से मैं एक करंट को लीव करवा दूंगा। जो ही मैंने इस नोड में से करंट को लीव करवाया V3 माइनस आ गई। यहाँ से देखें करंट ऐसे गुजरती गई 2 रजिस्टर में से गुजरी जाके एंटर कर गई नीचे वाले नोड ग्राउंड नोड में। तो ये आ गया V3 माइनस 0
और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 2 रजिस्टर रास्ते में आए इसके, तो लिहाजा इन दोनों का सम बटे में आ जाएगा, 4K + 2K ऐसे आ जाएगा। अब मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो इस वायर की करंट कैसे लिखूंगा, वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से मैंने एक करंट को लीव करवा दिया, उसी वक्त आ गया V3- जाके 0 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, जो कि 12K है। इसी तरह से अब मैं इस वायर की भी करंट लिखता हूँ, यहाँ से भी एक करंट को लीव करवाया, V3- जाके 0 में एंटर हुई, V3- और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि है V3-0/4K। और लास्ट जो बच्चों वायर बची है ये वाली, वो एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर करिए, वो आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड पे, क्योंकि एंटरिंग करंट इज इक्वल टू कि हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, ये मैंने आपको आगे बताया। तो इसका एलसीएम देखें इक्वेशन का क्या बन रहा है, 12K। तो 12K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देंगे, क्योंकि 12K एक ऐसा नंबर है जिससे ज़रब दूँ तो इन सब के तमाम के बटे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखें बटे में आ रहा 6K, यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा 6 एक बार 6 2 बार 12 किलो से काट चुका होगा, तो ये आ जाएगा 2V3, ठीक है जी। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा पूरे का पूरा काट जाएगा, सिंपल V3 आ जाएगा। यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा 4 एक बार 4 3 बार 12 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, किलो से काट चुका होगा। इसके साथ जब 12K ज़रब होगा किलो मिली कैंसिल, 12 6 बार 72 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये देखें कितना बन रहा है, 3 3 6 बन रहा है, तो 6, फिर देखें आपके पास आ जाएगा V3 = 12, 72 के बटे में आ गया 6, और V3 = 12 6 बार 72 होता है जी, सिंपल सी बात है। 6 एक बार और 6 एक बार 6 2 बार 12, यानी 12 ही आ जाएंगे। तो V3 की वैल्यू आपके पास आ रही है 12 वोल्ट। अगर मैं वहाँ पे पुट करूँ तो देखें मुझे I0 डबल प्राइम की क्या वैल्यू मिलती है, जिससे पता चलता है 6 मिली एम्पेयर कितने यानी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो V3 की जगह 12 पुट हुआ, बटे में भी 12 किलो है, तो देखो बच्चों 1000 हो जाएगा और किलो ऊपर जाके मिली बना, तो यानी इस करंट सोर्स की वजह से 1 मिली एम्पेयर इस करंट की वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है हमारी आउटपुट में, ठीक है जी। तो लिहाजा अब देखें हमने 2 वैल्यूज़ तो निकाल ली हैं, यानी कि हमने 2 का इफ़ेक्ट निकाल लिया है जो निकल रहा है, यानी कि 2 करंट सोर्स का, एक था 4 मिली एम्पेयर और एक था ये वाला। अब पीछे ये वाला रह गया, यहाँ पे जगह नहीं बची मेरे पास। जो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं ना, I0 प्राइम की और I0 डबल प्राइम की, उनको मैं नेक्स्ट नए रजिस्टर पर मेंशन करता हूँ, ठीक है जी। और जो शेप बनती है आप इसको देखें, इसको टर्न ऑन रखेंगे, इन दोनों को जब टर्न ऑफ करेंगे तो देखें ये वाली वायर रिमूव हुई, ये वाली वायर रिमूव हुई, जिसकी वजह से ये सिरा ऐसे वायर का हालम हाल ही रह गया, जिसमें से करंट जा ही नहीं पाएगी, यानी आगे से क्या होगा, आगे उसको रास्ता ही नहीं मिल पाएगा करंट को, तो करंट यहाँ पे जाएगी नहीं इस वायर में, तो ये वायर भी टोटली तौर पे ख़त्म हो गई। सिर्फ ये 3 रजिस्टर यहाँ पे रह जाएंगे, करंट सोर्स रह जाएगा, ये वाला पीछे वाला रजिस्टर रह जाएगा, सिर्फ ये चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं अभी इसको ड्रा करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ न्यू रजिस्टर पे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये मैंने शेप ड्रा कर लिया, उससे देखें क्या कैसे बनाई है, आपके सामने रख के पहले बताना चाहूँगा। ये मैंने पहली वाली 2 वैल्यूज़ मेंशन की है जो हमारे पास इन 2 सोर्सेज़ की वजह से आई हैं। अब देखें 2 मिली एम्पेयर का सोर्स जब एक्टिवेट किया, जैसा कि मैंने बताया ये वायर भी रिमूव, ये वायर भी रिमूव, ये सेंटर वाली वायर भी रिमूव, क्योंकि ये एज आ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करने लग पड़ेंगे करंट सोर्सेज जो हैं। अगर वोल्टेज सोर्स होता तो वहाँ पे शॉर्ट वायर कनेक्ट कर देते, ठीक है, लेकिन वो करंट सोर्स है तो डेट्स वाई ओपन सर्किट है, जो कि ना होने के बराबर होती है वायर, तो उसको ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसको मैंने ख़त्म कर दिया और बाकी का सर्किट देखें आपके सामने ड्रा कर दिया हुआ है, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब ये I0 का यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, I0 का एक हिस्सा है, तो डेट्स वाई इसको I0 ट्रिपल प्राइम कह लेंगे, क्योंकि अभी तक 2 हिस्से निकाल चुके हैं, ये तीसरा हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पे भी बच्चों वही नोडल एनालिसिस टेक्निक लगने वाली है। V3 तक हम जा चुके हैं, यानी कि अब जो नोड होगा उसको V4 का नाम देंगे। यहाँ पर भी नोडल एनालिसिस ही लगाने वाला हूँ मैं। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बच्चों देखो ये मेरे पास एक हायर नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की। तो ये मेरे पास हो गया एक नोड। तो यहाँ पे मैं V4 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ क्योंकि V3 तक जा चुका हूँ। उसके बाद देखो ये मेरे पास एक हायर नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 रजिस्टर्स की। तो यहाँ पर मैं V5 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, अभी आपने इसको ना यहाँ पर वोल्टेज का नाम नहीं देना। उसकी रीज़न क्या है, देखें एक ये पॉइंट है जहाँ पर 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक किस करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की, लेकिन ये जो वायर कनेक्ट है इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, ये 2 रजिस्टर की और एक ये वाली वायर अटैच है। जब ऐसा होता है बच्चों कि यानी कि 2 नोड्स ऐसे बन रहे हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे कई चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही हैं, यानी यहाँ पे देखो ना 2 ये हैं, एक ये, 3 यहाँ पे हैं, इसी तरह से ये है, इसको भी देखें तो 3 ही बनती हैं। लेकिन इन तीनों यानी कि अगर जो तीसरी वायर इनके दरमियान कॉमन हो रही है इन 2 पॉइंट्स के, उसमें बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये होल एक पूरा सरफेस नोड है, यानी कि ये एक ही नोड है, ठीक है जी। अब ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं इसकी बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए जो बाउंड्री ड्रा हो रही है, ठीक है जी।
इसका मतलब ये है कि यानी ये पूरे का पूरा एक ही नोड है। इसको अगर आप ग्राउंड नहीं करते, इसको कोई वेरिएबल का नाम देते, फिर भी ये एक ही नोड था, वहाँ पे एक ही वैल्यू होती। लेकिन बात ये आप जानते हो कि अगर मैं ग्राउंड नहीं करूँगा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश हमारी यही होती है, नीचे वाले नोड को हमेशा ग्राउंड करते हैं, क्योंकि हमारे जैसा कि जहन में बैठ गया हुआ ग्राउंड नीचे वाली सतह को कहते हैं। लेकिन असल में कोई भी नोड ग्राउंड किया जा सकता है। मैं चाहूँ तो इसको ग्राउंड कर सकता हूँ, इसको ग्राउंड कर सकता हूँ, लेकिन फिर ये होगा कि इसको कोई वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। असल यही एक कानून है। तो अब देखें आई नॉट ट्रिपल प्राइम की अगर इक्वेशन बनाई जाए, वही प्रीवियस तरीका है कि इसमें से जो करंट लीव कर रही है, देखें कि ये कहाँ से लीव कर रही है, ये ना ट्रिपल प्राइम, ये V5 में से लीव करती है। तो लिहाजा उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे आ गया माइनस। तो यहाँ से ये लीव करती हुई जाके एंटर कर जाती है इस नोड में 0 में, तो ये आ गया V5 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 12K। तो ये इसका फार्मूला बन गया। तो ये आपके पास देखें फार्मूला आ रहा है, यानी कि आपको V5 की वैल्यू मालूम करनी होगी, जो उस वक्त ही मालूम हो सकते हैं जब इन पे KCL लगा के इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं KCL पहले नोड 4 पे। ठीक है जी, आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 4, क्योंकि अब ये आपके लिए नोड 4 बनता है। तो अप्लाई KCL एट नोड 4, ये फिक्रा आपने लिख देना, यानी कि हम किरचॉफ करंट लॉ लगाने लगे हैं नोड 4 के ऊपर। सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा, क्योंकि इस वायर की करंट का मुझे पता नहीं है। एक रेजिस्टर लगा है, तो लिविंग करंट फार्मूला यहाँ से मैं करंट को लीव करवा देता हूँ। उसी वक्त आ गया V4 माइनस, क्योंकि इस नोड में से करंट को लीव करवाया। V4 माइनस जाकर ये एंटर कर गई करंट हमारी इस रेजिस्टर में से गुजरते हुए ग्राउंड नोड में। तो V4 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। इसी तरह से अब मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो V4 माइनस V5/4 के लिविंग करंट का फार्मूला यानी लगाया जाएगा, जिससे यानी कि वायर में हमें करंट सोर्स नहीं ना लगा मिलता, यानी वो लगा हुआ होता है, क्या उसका नाम है यार, ये रेजिस्टर। वहाँ पे हम इसी तरह से यानी ओहम्स लॉ लगाते होते हैं, लिविंग करंट फार्मूला। तो बटे में आ गया 4K। ठीक है जी। इसी तरह से अब इस वायर की करंट को देखो, तो ये भी एक लिविंग करंट है। लिविंग करंट तो इसी साइड पे लिखी जाएगी, बाहर जा रही है ना, इस नोड में से ऐसे बाहर जा रही है डायरेक्शन में। तो ये आ गई यहाँ पे ऐसे इज इक्वल टू में आ गया 0, क्योंकि वायर सामने ओवरऑल तमाम उन वायर्स की करंट लिख ली जो इस नोड के घेरे में आ रही थी। अब इसका देखें एलसीएम बन रहा है 4K, तो 4K से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 4K ये आपने साइड में लिख लेना है। तो यहाँ पे जब देखें 4K ज़रब होगा किलो, किलो से कैंसिल, 2 एक बार 2 2 बार 4 4 सॉरी 2 एक बार 2 2 बार 4 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 4K ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कट गया, ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे। यहाँ पे इसके साथ 4K ज़रब हुआ, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 2 बार 8 किलो मिली से कट जाएगा, और इज़ इक्वल टू में 0 ही रहेगा। और अब इसको ज़रा तरतीब दे लेते हैं, 3V4 है माइनस V5 है, और इज़ इक्वल टू में चला गया जाके -8, और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, आगे नाम दे चुके हैं ना, इसको कह लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, क्योंकि हमने प्रीवियस में जो मैट्रिक्स बनाया था उसके लिए हमने इक्वेशंस बनाई थी, उनको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं। अब हम बच्चों KCL अप्लाई करेंगे अपने नोड 5 पे। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 5। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ KCL अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे यार थोड़ा टाइम बचाना है आपका। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा, वही तरीका कार, एक करंट को लीव करवा देता हूँ V5 माइनस, जिस नोड में से करंट लीव हुई उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया, जाके एंटर की दूसरे नोड में 0 में, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में। इसी तरह से अब मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा V5 माइनस, जाके ये 0 वाले में एंटर हुई, क्योंकि यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, ये वही चीज़ है। तो V5 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। अब ऐसे ऊपर वाली वायर की लिखना चाहूँगा, तो V5 माइनस V4/4K, वही लिविंग करंट फार्मूला हर वायर पे लगा बच्चों। इज इक्वल टू में 0 आ गया, क्योंकि हमने हर वायर की करंट लिख ली। तो इसका एलसीएम देखें 12K आ रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय 12K कर देंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पे 12K ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कट गया, V5 आ गया। यहाँ पे 12K ज़रब हुआ, तो किलो किलो से कैंसिल, 4 एक बार 4 3 बार 12 3 ऊपर ज़रब खा गया। ठीक है जी। तो 3V5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 ही बचेगा, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, क्योंकि इसके बटन में 4K है। तो 3 ऊपर ज़रब खा गया, और इज़ इक्वल टू में 0। अब इसको भी ज़रा तरतीब देते हैं, पहले V4 का वेरिएबल, फिर V5 का 1 3 3, टोटल हो गया 7, इज़ इक्वल टू में 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बनेगी। तो अब हम इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने आगे बताया कैसे, कहाँ से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल 3.1 की वीडियो से मैंने बताया कैसे वहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया जाता है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो पहले ये आ गया 3 -1 -3 7। ठीक है जी। ऐसे ही वेरिएबल्स अब आ जाएंगे कॉलम वाइज, और फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स दोनों इक्वेशन के। ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इन दोनों की वैल्यूज़ बताता हूँ, फिर आई नॉट ट्रिपल प्राइम मालूम करके आई नॉट को मालूम कर लेते हैं। तो ले जी, आप देख सकते हैं ये मुझे कैलकुलेटर ने वैल्यूज़ दे दी हैं, -3.1 और -1.3। V4 आपके पास आए हैं -3.1 वोल्ट, V5 आपके पास आए हैं -1.3 वोल्ट।
ठीक है जी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, V5 की चाहिए थी आई नॉट ट्रिपल प्राइम के लिए, तो लिहाजा वहाँ पे पुट कर देंगे आई नॉट ट्रिपल प्राइम इज़ इक्वल टू -1.3 वहाँ पे पुट हो गया V5 की जगह और बटे में आ गया 12K, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी करंट मिलती है ये, यानी हमें पता चल जाएगा 2 मिली एम्पेयर कितनी करंट जनरेट कर रहा था, उसमें डिक्रीज़ ही ला रहा है, साफ नज़र आ रहा है माइनस के साइन से। तो देखते हैं जी 1.3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बच्चों मेरे पास आ रही है 0.11 कह सकते हो जी, 11, क्योंकि ये 08 आगे लिखा हुआ है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 ही बनता है, और किलो ऊपर जाके मिली बन चुका होगा, तो ये आपके पास आई है। अब ये तीनों आपके पास है, यानी कि पता चल गया आपको तीनों सोर्सेज क्या क्या वैल्यू ला रहे हैं, यानी कि कितना आउटपुट के अंदर इफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, फिर आप आउटपुट को कैसे ओवरऑल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जो जो उन्होंने इफेक्ट यानी डाले हैं आउटपुट पे, उन सबको जमा कर दें। तो लिहाजा आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम प्लस आई नॉट ट्रिपल प्राइम, इन सब को जमा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा आई नॉट का। तो सारी वैल्यूज़ मैं पुट करने लगा हूँ। पहली वैल्यू थी -0.44 मिली, दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास 1 मिली, तीसरी वैल्यू आई है -0.11 मिली। अब इसको कैलकुलेटर पे मैं पुट करके आपको बताता हूँ आई नॉट का क्या आंसर है जी। तो -0.44 प्लस 1 -0.11, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आता है 0.45 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।